हम्म, हम लोग कल रिप्रेजेंट कर रहे थे कुछ केमिकल रिएक्शन को, और शायद आपको रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। क्या करेंगे आप? किसी भी केमिकल रिएक्शन को यदि आप रिप्रेजेंट करोगे तो क्या करेंगे? उसके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसके रेट को डिवाइड करेंगे। जो लोग कल नहीं थे वो इस एग्जांपल से सीखें और क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन: राइट डाउन द differential write down the differential rate equation, differential rate equation of following reaction, N2 plus 3H2 2NH3। इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। तो अब क्या करेंगे आप? जो लोग इसके पहले का लेक्चर नहीं लिए हैं और जो लोग लिए हैं वो इसको लिखे अपने से। जो लोग नहीं किए हैं उसको जरा देखें। देखिए, ये रिएक्टेंट है दोनों, और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है। तो डिफरेंशियल रेट लिखने का मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे कि अब देखिए डिफरेंशियल पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे? जो डेल है, डेल के जगह डी यूज करेंगे। डेल ना यूज करके वहां क्या यूज करेंगे? डी। कल तक जो हम लोग सीखे वो किस फॉर्म में सीखे थे? डेल के फॉर्म में। तो डी एक्स अपॉन डी टी। देखें जी, इतने को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो लिखा जाता है डी एक्स अपॉन डी टी, इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? इसका डिफरेंशियल मतलब इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई क्या? dt। इसको ध्यान देना, यहाँ मैंने भी साइन नहीं लगाया है। इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर सुन ले, मैंने क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बात समझा? अब बताओ, इसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ध्यान रखें। यहाँ पर जो इसका गुणक होगा ये क्या है? 1 है। यहाँ कितना है? 3 है। और यहाँ कितना है? 2 है। तो 1, 3, 2 को क्या कहते हैं? स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। हाँ, जो यहाँ पर मोलों की संख्या आप लिखते हो उसे क्या कहते हैं? स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है? घटता है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है, इसलिए हम इसके पहले क्या लगा देंगे? माइनस साइन लगाएंगे। क्योंकि यहाँ स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो चाहे हम 1/1 लिखें या न लिखे, बात एक ही होगा। बोलो जी। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसको इक्वल करेंगे, फिर माइनस साइन। इसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3 है। तो क्या लिखोगे? 1/3 डी H2/dt इज इक्वल टू। अब ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो 1/2 क्या लिखेंगे? DNH3/dt। इसको कहेंगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के नाम से इसको जानेंगे।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। लिख लो इसको। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हमेशा कौन सा साइन? नेगेटिव। प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा पॉजिटिव साइन यूज किया जाएगा। जब डिफरेंशियल रेट की बात करेगा तो डी यूज करेंगे, और एवरेज की बात करेगा तो डेल यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, राइट डाउन द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर ए बी एल एम, ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, इसके लिए आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। तो सबका कोफिशिएंट कितना कितना है? ए बी एल और एम है। तो अब आप क्या लिखोगे? डी एक्स अपान डी टी। इसको क्या पढ़ोगे? रेट ऑफ रिएक्शन। डी एक्स अपान डी टी को पढ़ोगे रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन को शार्ट में ऐसे भी लिखा जाता है जी, इधर देखो, ऐसे लिख देंगे आप, आर, यानी डी एक्स अपान डी टी न लिख करके आप वहाँ क्या लिख सकते हो? आर। एक नया भी चीज आप सीखते चलो। अब उसके बाद फिर क्या लिखोगे आप? माइनस ऑफ 1 अपान ए डी। ये जी इधर बताओ, ये जो हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया इसको क्या पढ़ते हो? आया एक्टिव मास, यानी पढ़ोगे आप जी एक्टिव मास ऑफ ए अपान डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपान बी। बोलो, डी एक्टिव मास ऑफ बी डी टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1 अपान एल डी एक्टिव मास ऑफ सी डी टी प्लस ऑफ 1 अपान एम एक्टिव मास ऑफ डी अपान डी टी। ये इसका हो गया रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कोई भी रिएक्शन दिया हो, किसी भी रिएक्शन का अगर आपके पास मेंशन किया गया हो, आप केवल कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव साइन यूज कर दोगे, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव साइन आपको यूज करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन? कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और पॉजिटिव साइन का मतलब कंसंट्रेशन वो इंक्रीज कर रहा है। तो कंसंट्रेशन किसका इंक्रीज करता है? प्रोडक्ट का इंक्रीज करता है। ठीक है, ये रहा आपका। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पर अब क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं इस पर। अब द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, the rate of following reaction is 3 into 10 to power minus 3 mole
पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब वो रिएक्शन ये है N2, वही रिएक्शन ऊपर वाला ही, N2 प्लस 3H2 2NH3। इस रिएक्शन के लिए रेट दिया हुआ है, रेट मतलब हो गया dx अपान dt दिया हुआ है, ठीक है। लिख लिया क्वेश्चन। अब नीचे क्वेश्चन में ही लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट द रेट ऑफ कंज्यूम्शन, रेट ऑफ कंज्यूम्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3। यानी आपके पास ये कंप्लीट इक्वेशन है। अब इसमें आप जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो पहले आप क्या करो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख दो, ठीक है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो, और उसके बाद आपको पता है कल मैंने आपको सिखाया था, आज फिर से वही रिपीट हो जाएगा विथ न्यूमेरिकल। ये है, हमेशा इसमें दो का कंपैरिजन किया जाए, हमेशा याद रखो इसमें दो का कंपैरिजन किया जाएगा। देख लो अब क्या दिया है, रेट दिया है, और एक पूछा हाइड्रोजन का और एक पूछा अमोनिया का। इसका मतलब समझो आप, एक बार आप रेट को हाइड्रोजन से कंपेयर कराना और एक बार आप रेट को अमोनिया से कंपेयर कराना, क्योंकि रेट दे करके आपसे पूछा क्या है कि रेट ऑफ कंज्यूम्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, और दूसरा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया क्या होगा। ये दोनों किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, रेट के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है। दोनों जो है रेट के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है। तो पहले क्या लिखोगे आप, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे इसका आप, रेट इक्वेशन। तो अब इसका यदि आप सोल्यूशन करें तो पहले आप लिखो सब लोग, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो, द डिफरेंशियल डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, df अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी N2 बाई dt, क्योंकि 1/1 है यहाँ, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 ना, dH2 बाई dt इज इक्वल टू क्या, प्लस ऑफ 1/2 NH3 बाई dt। ये हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब इसको क्या दिया है, इसमें रेट दिया हुआ है, यानी dx अपान dt दिया हुआ है। यानी इसको देकर इसको पूछा है, इस वाले को पूछा है, इसको देकर इस वाले को पूछा है। तो हमें इसके रेट ऑफ प्रोडक्शन को जब निकालना होगा तो हम कोफिशिएंट को यहां से हटाएंगे ना, और इसका कंजम्पशन पूछा तो इसका भी कोफिशिएंट हम हटाएंगे। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, यहां वी है, क्या है, R इज इक्वल टू कितना है, 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये है आपका R की वैल्यू दिया हुआ है, R मतलब dx अपान dt। तो अब हमसे पूछा क्या है, तो हम लोग लेंगे dx अपान dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ
1/3 dx2 अपान dt। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, माइनस ऑफ dx2 अपान dt, यही पूछा है। तो ये अगर ये पूछा हुआ है तो क्या करोगे, इसको ले आओगे यहाँ पर, तो 3 क्या हो जाएगा, dx अपान dt हो जाएगा। अरे भाई, इतने को निकालना है ना, इतने को निकालना है, तो इसका क्या करोगे, यहाँ पर ला करके आप 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो, माइनस ऑफ dx2 अपान dt इज इक्वल टू, बोलो भाई, 3 इंटू 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर। तुम्हारा हो गया ये 9 इंटू पावर 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के कंजूम्पशन का रेट, हाइड्रोजन के कंजूम्पशन का रेट रिएक्शन के रेट का कितना टाइम है, 3 गुना है। बोलो 3 टाइम्स है ना। भाई आपका इसको आपने पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर इतने को देखो, ये तो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है ना जी, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और उसमें कितने से मल्टीप्लाई किए हो, 3 से, तो 3 टाइम है। तो जितने जितना रेट ऑफ रिएक्शन है उसके 3 गुने रेट, 3 टाइम रेट से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, कंज्यूम्ड हो रहा है, हाइड्रोजन का कंज्यूम्पशन हो रहा है। अब दूसरा वाला क्या है, तब अमोनिया का प्रोडक्शन है। अमोनिया का प्रोडक्शन है, मतलब आपको चाहिए DNH3/dt। अब 1/2 है वहां पर ना, देख लीजिएगा, 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू dx अपान dt, यानी DNH3/dt 2 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या मैं अब ऐसा क्वेश्चन रखूं, आप करोगे, ट्राई करिए, चलिए। द rate of production of HI in HI in following reaction is 4 into 10 to power -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। रिएक्शन है H2 + I2 2HI, ये आपके पास दिया हुआ है। फाइंड द फाइंड द rate of reaction and rate of consumption of H2। ये है क्वेश्चन आपका। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या करोगे आप, बोलो, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना।
तो इसका डिफरेंशियल तो लिखेंगे डी एक्स डी टी माइनस ऑफ डी एच टू डी टी माइनस ऑफ आई टू डी टी प्लस ऑफ 1/2 डी एच आई डी टी। ठीक है, इसमें क्या दिया है? एच आई का दिया हुआ है ना, यानी कि हमारे पास है डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है, 4 × -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये दिया हुआ है। पूछा क्या है? रेट पूछा है। पहला क्या है? रेट है ना। ये पहला रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो पहला रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो किसको किसको लेंगे आप? रेट ऑफ रिएक्शन को लेंगे और एच आई को लेंगे। बोलो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन और एच आई को लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये डी एक्स डी टी माइनस प्लस ऑफ डी एच आई डी टी। पूछा क्या है आपसे? डी डी एक्स अपॉन डी टी पूछा है, तो क्या करोगे आप? डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया कि जो रिएक्शन का रेट है हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के रेट का हाफ है। क्या बोलते हो? हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के रेट का हाफ है। दूसरा क्या पूछा है? हाँ, H2 का पूछा हुआ है। तो अब H2 का रिलेशन देखें, ये तो हो गया पहला आपका। दूसरा क्या पूछा है? H2 का मतलब डी H2 बाई डी टी माइनस इज इक्वल टू क्या, हाफ डी एच आई बाई डी टी। जैसे वैसे रहेगा, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, बगैर कैलकुलेट किए सॉल्व करना होता है अगर ऑब्जेक्टिव मारना है तो। आप जरा देखें, यहाँ एक क्या है, एक मोल है ना, एक मोल है, तो जो यहाँ रिएक्शन का रेट होगा, जो रिएक्ट जब ऐसा केस आ जाए, जब मोलर रेशियो आपका सेम हो जाए और रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता चल जाए, तो आप आराम से सीधे उसी को बोल दो कि यहाँ पर H2 क्या होगा, H2 के कंजम्पशन का रेट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। देखिए आ रहा वही वैल्यू, H2 के कंजम्पशन का रेट रिएक्शन के रेट के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास लिख सकते हैं माइनस डी एच टू बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर और आपका पर सेकेंड, यानी हमारे पास हो गया 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। तरीका समझ में आ गया सबको? अब मान लो इतना कुछ कर लिया, दो चार एक्सरसाइज, ये बताइए जो लोग आज आए हैं उनको कुछ समझ में आया? लिखना आ गया कि नहीं, कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं? और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना आ गया तब तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। मेन वहाँ चैलेंज है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का, वही, और कुछ करना नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपको लिखना है तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव साइन के साथ चलिएगा और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव साइन के साथ चलिएगा। और जब डिफरेंशियल रेट लिखिएगा या आप एवरेज रेट लिखिए, दोनों में कहानी एक ही है। ठीक है, अब एवरेज और डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस बताया था कल मैंने? मेजर चेंज जब होगा, जब मेजर चेंज होगा वहां कौन सा साइन है, डेल है। और जब इनफाइनेटेसिमल चेंज होगा, सूक्ष्म परिवर्तन की बात करते हो, तब वहां पर क्या यूज करना है, डी। जब डी लिखा जाएगा तो उसे बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और जब डेल लिख करके कहा जाएगा उसे एवरेज रेट इक्वेशन के नाम से जानेंगे, एवरेज रेट इक्वेशन। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ रेट ऑफ
रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कुछ है नहीं, बस अभी ऊपर देखें तो हम लोग हर जगह रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ही लिखे हुए हैं। भाई सबका तो रेट ही लिखे हो जी, चाहे कंज्यूमशन का लिखे हो, चाहे प्रोडक्शन का लिखे हो, चाहे अपने आप में रेट का ही लिखे हो, तो सबका तो आपने लिखा ही है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या लिखते हो, डी एक्स डी टी, या और क्या लिखते हो, डेल एक्स बाई डेल टी। साइन से आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको साइन तो वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और यहाँ पर एक्स जो है क्या है, एक्स क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। हियर एक्स मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन। और टी क्या है, टाइम है। तो यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या, मोल पर लीटर। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, यूनिट ऑफ टाइम यहाँ जो लेना है वो सेकेंड लेना है। जब एक्सपेरिमेंटल टाइम की बात आपसे की जाएगी तो हमेशा सेकेंड में उसको आप कंसीडर करोगे, सेकेंड में। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर अब डी, मैंने क्या बोला, डी या डेल से आपका कोई लेना देना नहीं है। वो तो क्या बताता है, वो केवल मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, तो आपको यूनिट डायमेंशन लेना, किसका लेना है, एक्स का लेना है। एक्स का क्या है, मोल लीटर इनवर्स है, और इधर क्या है, सेकंड है। तो अब पूरा हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हो गया, नेक्स्ट। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ऐसे कंपलसरी में पूछ सकता है क्वेश्चन सेक्शन ए में। सेक्शन ए में क्वेश्चन, डिफाइन द रेट कांस्टेंट। तो इसको डायरेक्ट आप डिफाइन मत करिएगा, इसे कैसे डिफाइन करिएगा, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के आए, मेरे साथ लिखें आप, क्योंकि इसका मीनिंग तो लास्ट में समझ में आएगा। कंसीडर फॉलोइंग जनरल रिएक्शन, कंसीडर फॉलोइंग जनरल रिएक्शन। ए गिव प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट। ठीक, अभी पढ़े नहीं है, आगे इससे जस्ट आफ्टर जो है हमारा वो टॉपिक रहेगा, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू लोमा, अकॉर्डिंग टू लोमा,
ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिखो। एल फॉर ला, ओ फॉर ऑफ, एम फॉर मास, ए फॉर एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन। हो गया। नीचे लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन directly proportional to active mass of A, directly proportional to active mass of A। प्रोपोर्शनल हटाओ, जनरली क्या यूज करते हो आप? कांस्टेंट यूज करते हो। कांस्टेंट के यूज करो यहाँ पर, और वो भी स्मॉल के यूज करो। तो क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए, वेयर के रेट कांस्टेंट, वेयर के रेट कांस्टेंट, के का नाम है रेट कांस्टेंट। लेकिन अभी रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन नहीं मिला, आपने केवल बता दिया कि के है क्या। तो आइए रेट कांस्टेंट का, इसी का मतलब जो शब्द लिखे हो इसी का मतलब समझो। किसी भी रिएक्शन का रेट क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो जाए, दैट इज इन जनरल कॉल्ड रेट कांस्टेंट। अब जरा देखो आप, यहाँ क्या लिखे हो? रिएक्शन का रेट एक्टिव मास ऑफ ए, अर्थात ए के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान समझिएगा इसी को, अगर यहां समझ लोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस मोलर कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो रेट क्या होगा, और अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, पक्का है। इसका मतलब अगर हम इसको कांस्टेंट रखकर चलेंगे तो रेट भी क्या रहेगा? वही तो कहानी यहाँ पर है। अरे वही तो बात यहाँ हो रही है। वही तो कहा है कि रेट कांस्टेंट, रेट क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तो रेट कांस्टेंट कब होगा? रेट कांस्टेंट कब होगा जी? जब इसके मोलर कंसंट्रेशन को क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें। यानी अब कंडीशन अप्लाई, इफ एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू, ये देखो, मोल पर लीटर, यानी एक्टिव मास ऑफ ए को क्या कर दिया जाए? एक मोल पर लीटर कर दिया जाए, तब बताओ रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? किसके बराबर होगा? बराबर के। यही के क्या है? रेट कांस्टेंट। यही के आपका रेट कांस्टेंट है। 10 at the unit molar concentration, at the unit molar concentration मतलब एकांक मोलर सांद्रता पर, at the unit molar concentration of reactant, the rate of reaction is, the rate of reaction is called rate, rate constant। The rate of reaction is called rate constant। यानी कंसंट्रेशन क्या हो जाए? 1 हो जाए। कंसंट्रेशन अगर 1 हो जाए उस कंडीशन पर रिएक्शन का जो रेट होगा वही क्या कहलाएगा? रेट कांस्टेंट कहलाएगा। तो क्या बताओ, बहुत सिंपल, अगर आपने मतलब समझा, बताओ क्या रेट कांस्टेंट का मान, रेट कांस्टेंट का मान मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा? जवाब होगा नहीं। अरे क्योंकि आज कंसंट्रेशन कांस्टेंट करने के बाद ही तो आपका रेट कांस्टेंट आ रहा है, तो वो तो चेंज होना ही नहीं है।
भाई कंसंट्रेशन को चेंज होना ही नहीं है, इसलिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, न कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। आगे आप मेंशन करिएगा इस बात को। द रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, बोलो, मोलर concentration of reactant, but depend but depends on the temperature, depends on the temperature. Unit of rate constant, unit of rate constant, थोड़ा सा यहाँ पर चीजें अभी पढ़ी नहीं गई हैं, लेकिन टॉपिक है पहले आपको बताना था, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ अभी याद करके चलना होगा। द यूनिट ऑफ rate constant depends on the order of reaction, order of reaction। यानी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो डिपेंड किस पर होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है, अभी आप इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें पॉइंट वाइज लिखिएगा। फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, ये सब पढ़ना है आपको, आगे मिलेंगे। फॉर जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए के पावर जीरो, और किसी के पावर जीरो गणितीय रूप से उसका मान क्या होगा? मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या मिलेगा? के। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या लिखा था अभी आप कुछ देर पहले? सेकेंड इनवर्स। यानी जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या मिल गई? बोलो। तो यहाँ पर अब यहाँ हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ये आपको इस तरीके से रेट को निकाला जाएगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट को निकाली जाएगी। हो गया। अब पॉइंट टू, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए के पावर 1।
अगर वन आप नहीं भी लिखते हो तो भी क्या माना जाएगा? वन माना ही जाएगा। मैंने सुविधा के लिए आपको लिख दिया। बताओ लेफ्ट साइड वाली यूनिट क्या है? लेफ्ट साइड वाली यूनिट बताओ। मोल है, लीटर इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स है। और एक्टिव मास की यूनिट क्या होती है? बोलो। मोल लीटर इनवर्स। इधर देखो आप, मोल लीटर इनवर्स क्या हुआ? कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका? सेकेंड इनवर्स। यानी याद रखेंगे अब आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? सेकेंड इनवर्स होगी। जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स। थर्ड नंबर, फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए के पावर 2। इसका मतलब कुल मिलाकर के एक बात क्लियर हो रही है कि रेट में जो कंसंट्रेशन का पावर लिखोगे वही ऑर्डर होगा। जो पावर लिखा जा रहा है वही ऑर्डर कहलाएगा। तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला क्या हो गया? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के इंटू, यहाँ हो गया मोल लीटर इनवर्स का होल स्क्वायर। यानी आपके पास हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के, यहाँ हो गया मोल के पावर 2 और लीटर के पावर -2। क्या बोलते हो? अब एक पावर देखो यहां से कैंसिल हुआ। बोलो। एक पावर कैंसिल हुआ तो के आपके पास क्या मिला? यहाँ तो सेकेंड इनवर्स रहेगा ना, और वन अपान में क्या आया? मोल लीटर इनवर्स आ गया, क्योंकि यहाँ एक पावर बच रहा है और वो पावर जाएगा नीचे, वैसे लिखा जाएगा। अब इसको ले जाओ ऊपर, तो क्या हो गया? के इक्वल टू, लीटर ऊपर गया तो आपका पर लीटर ऊपर गया, लीटर हो गया। मोल गया तो क्या हो गया? मोल इनवर्स हो गया। और इधर आपका सेकेंड इनवर्स। लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। थर्ड का निकाल दीजिए बस। एक और निकाल दीजिए थर्ड का। अब थर्ड का अपने से निकालो सब लोग। थर्ड ऑर्डर का अपने से निकालिए। वही ए के पावर 3 आपको कर देना है।